इजी वेट लॉस, हेल्थ और इम्यूनिटी से रिलेटेड टिप्स और इंफॉर्मेशन के नए वीडियोस के बारे में सबसे पहले जानने के लिए नीचे के सब्सक्राइब के लाल बटन और बेल आइकॉन को अवश्य दबाएं। इस वीडियो में हम जानेंगे थायराइड के लिए जो सबसे कॉमन ब्लड टेस्ट है T3, T4 और TSH, उसके रिपोर्ट का इंटरप्रिटेशन किस प्रकार किया जाए और इसके द्वारा किस तरह पता लगाया जाए कि हमें कौन सी बीमारी है, हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है। थायराइड के कारण, लक्षण, उपचार और उसकी जड़ों को नष्ट करने के लिए आहार और अन्य बातों के संबंधित जानकारी देने वाले वीडियो की एक सीरीज मैंने बनाई है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आप उन सभी वीडियो को भी देखिए और अपनी इस बीमारी की जड़ों को नष्ट करके मुक्ति पाने के सफर में आगे बढ़िए। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशीष एल ठक्कर, होम्योपैथ और हेल्थ एंड वेट लॉस कोच, जिसे आप डॉक्टर अर्क के नाम से जानते हैं। क्या आप किसी हेल्थ प्रॉब्लम या ओबेसिटी से परेशान है, दुखी है और इन समस्याओं के रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है या आप अपनी प्रॉब्लम के लिए बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का नाम जानना चाहते हैं, तो अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर लिखिए। तो चलिए इस वीडियो के मेन टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कि थायराइड की जो मोस्ट कॉमन ब्लड टेस्ट है, जिसमें T3, T4 और TSH ये 3 हार्मोन की टेस्ट की जाती है, तो जिसका रिपोर्ट आता है उसे किस प्रकार इंटरप्रेट किया जाए, इस रिपोर्ट के द्वारा किस प्रकार पता लगाया जाए कि हमें हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है या ये रिपोर्ट नॉर्मल है। वैसे तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, लेकिन इसको मैं सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और इसलिए यहाँ पर माइंड मैप का भी मैं यूज कर रहा हूँ, ताकि ये आपको समझने में आसान हो जाए। तो इसकी टोटल 9 पॉसिबिलिटीज है, जिसमें से मेन 3 है पहले और उसमें से फिर तीनों की 3-3 पॉसिबिलिटीज होती है। इस तरह से 9 पॉसिबिलिटीज है, जिसके बारे में हम 1 बाय 1 जानेंगे। तो इसके लिए जो सबसे पहले है, ये जो T3, T4 है वो लो हो सकता है, यानी हाइपो। दूसरी पॉसिबिलिटी है जिसमें T3, T4 हाई रहेगा, जिसे हम हाइपर कहेंगे। और इसकी जो तीसरी मेन पॉसिबिलिटी है, जिसमें T3, T4 नॉर्मल होते हैं। और यहाँ मैंने T3, T4 ऑब्लिक किया, इसका मतलब या तो अकेला T3 नॉर्मल हो सकता है, हाई हो सकता है, लो हो सकता है, या तो अकेला T4 या तो T3, T4 दोनों भी साथ में हाई, लो या नॉर्मल हो, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं। अब ये तीनों पॉसिबिलिटीज में देखते हैं कि आगे क्या हो सकता है। अभी T3, T4 ये लो है, लेकिन इसके साथ में हमें TSH को भी देखना है। TSH की जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है वो TSH हाई हो सकता है, यानी T3, T4 लो है और TSH हाई है। तो ऐसी अवस्था को हम कहेंगे प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म। जी हाँ, इसका मतलब है कि जो प्रॉब्लम है वो थायराइड ग्लैंड के अंदर है और उस वजह से T3, T4 का प्रोडक्शन ठीक से नहीं हो रहा है। बाकी जो TSH हार्मोन है जो पिट्यूटरी द्वारा बनाए जा रहे हैं, वो तो ओके है, नॉर्मल है, इसलिए वो थायराइड पे असर नहीं कर पा रहे हैं और वो हाई होते जा रहे हैं। तो इसकी जो वजह है वो अलग अलग हो सकती है, या तो थायराइड में इन्फ्लामेशन होने से ये हो सकता है, और इसकी जो मेन कॉमन वजह है वो ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारी जो इम्यूनिटी है वो हमारे खुद के सेल्स के विरोध में काम करती है और सेल्स को अपने ही डैमेज करने लगती है हमारी इम्यूनिटी। और उस वजह से जब ये थायराइड के साथ में होता है ऑटो इम्यून डैमेज, तभी थायराइड में सूजन आ जाती है, इन्फ्लामेशन आ जाता है, जिसे ऑटो इम्यून थायराइडाइटिस कहते हैं। और ये जो ऑटो इम्यून टाइप के प्रॉब्लम है वो बहुत ही आजकल बढ़ते जा रहे हैं। इवन हमारी हार्ट की प्रॉब्लम में, आर्थराइटिस में और ऐसी अनेक क्रोनिक बीमारियों में यही मैकेनिज्म काम कर रहा है। तो यह एक मोस्ट कॉमन वजह है। और दूसरी वजह है आयोडीन डेफिशिएंसी के वजह से भी यह हो सकता है, क्योंकि उसकी डेफिशिएंसी से भी थायराइड हार्मोन के प्रोडक्शन में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि इसके प्रोडक्शन के लिए आयोडीन बहुत जरूरी होता है। अगर हम आयोडीन की डेफिशिएंसी समझ के उसको लेना चालू करते हैं तो उसमें भी लिमिट होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको सुन के आश्चर्य होगा, लेकिन ये सच है, रिसर्च प्रूव्ड है कि ये आयोडीन के एक्सेस से भी ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। ना बहुत ज्यादा ना बहुत कम, इसका इंटेक हमारा नॉर्मली होना चाहिए। और फिर नेक में इरेडिएशन, जैसे कि एक्सरे द्वारा रेडिएशन या ऐसे कोई रेडिएशन किए जाते हैं, तो भी यह प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। थायराइड में ट्यूमर हो जाने पर भी यह समस्या हो सकती है।
और थायराइड का कोई ऑपरेशन होता है तो उसके बाद में भी ये अवस्था रिपोर्ट में आ सकती है। और कुछ दवाई भी है जिसको खाने की वजह से भी रिपोर्ट में ये चेंजेस दिख सकते हैं, जैसे एमियोडेरोन करके एक दवाई आती है जो हार्ट बीट फास्ट होने पे या इरेगुलर होने पे दी जाती है, या तो लिथियम नाम की दवाई जो डिप्रेशन पेशेंट को दी जाती है, और एंटी ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग से ऐसी दवाइयों की वजह से भी थायराइड की रिपोर्ट में इस प्रकार के चेंजेस हम देख सकते हैं। तो ये थी फर्स्ट पॉसिबिलिटीज। अब हम इसकी नेक्स्ट पॉसिबिलिटीज को देखते हैं जिसमें TSH लो या नॉर्मल, यह दोनों पॉसिबिलिटीज में सेम वजह होती है, इसलिए मैंने इसको एक में ही साथ में लिया है। इसे हम सेंट्रल हाइपोथायरॉयडिज्म कहते हैं, क्योंकि इसमें जो थायराइड की ग्लैंड है वो नॉर्मल तरह से काम करती है, उसका प्रॉब्लम नहीं है। जो प्रॉब्लम है वो उसके जो कंट्रोल सिस्टम है पिट्यूटरी या उसके भी हायर जो ऑर्गन्स है जो इस प्रोसेस को कंट्रोल करते हैं उसमें प्रॉब्लम होती है। वो ठीक से TSH हार्मोन नहीं भेजते हैं या तो TSH हार्मोन ठीक से सिग्नल्स नहीं दे पाते हैं, उस वजह से ये आगे के प्रोडक्शन ठीक से नहीं होते हैं। तो इसलिए ऐसी अवस्थाओं में TSH या तो नॉर्मल रहेगा या तो लो रहेगा और T3 T4 भी लो रहेंगे। अभी हम सेकंड T3 T4 अगर हाई होते हैं और उसके साथ में TSH का अलग अलग कॉम्बिनेशन देखते हैं। एक तो पॉसिबिलिटीज है कि TSH लो होगा, यानी T3 T4 हाई और TSH लो। तो ये कंडीशन हमें प्राइमरी हाइपरथायरॉयडिज्म में देखने को मिलेगी। जो पहले कहा था वो प्राइमरी हाइपोथायरॉयडिज्म था और ये हाइपरथायरॉयडिज्म है। हाइपो और हाइपर का फर्क खास ध्यान से सुनना, ये तो दोनों सेम लग सकता है। और ये अभी हाइपरथायरॉयडिज्म की जो रिपोर्ट में अवस्था आती है उसकी वजह एक ग्रेव्स डिजीज करके एक थायराइड की बीमारी है, उसमें ऐसा रिपोर्ट हम देख सकते हैं। या तो टॉक्सिक मल्टीनोड्यूलर गोइटर होता है, जिसमें गोइटर यानी यहाँ हमारे थायराइड की ग्लैंड सूजी हुई जो बाहर से भी हम नोटिस कर सकते हैं, आंखों से भी देख सकते हैं, उसे गोइटर कहा जाता है। तो इसकी वजह से भी ये हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ सकता है और ये बीमारी में भी जो प्रॉब्लम है वो थायराइड में होता है और उसकी वजह से समस्या होती है। या तो थायराइड में टॉक्सिक एडिनोमा होता है, एक प्रकार की गांठ हो जाती है, और या तो एक कुछ स्पेशल इन्फ्लामेशन होता है जिसमें थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और जैसे मैंने कहा था कि एक्सेसिव आयोडीन लेने से इवन हाइपरथायरॉयडिज्म भी हो सकता है। और दूसरा प्रेगनेंसी रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स है जिसमें भी ऐसी रिपोर्ट हम देख सकते हैं, जैसे कि हाइपर एमेसिस ग्रेविडम, हाइडेटिफॉर्म मोल, और कुछ ड्रग्स की वजह से भी ये रिपोर्ट आती है। जैसे कि अगर हम थायरोक्सिन का इंजेक्शन है वो एक्सेस में करते हैं तो ये रिपोर्ट हमें आ सकती है। और अभी हम इसके आगे की पॉसिबिलिटीज को देखते हैं। T3 T4 भी हाई है और साथ में TSH भी हाई है या नॉर्मल है। ये दोनों की जो वजह है वो सेम है, इसलिए इस दोनों को भी मैंने एक में ही लिया है। तो ये जो होता है वो सेंट्रल हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है, यानी सेंट्रल यानी इसकी वजह थायराइड में नहीं है। थायराइड ग्लैंड तो नॉर्मली काम कर रही है, लेकिन जो ये उसके हायर ऑर्गन है पिट्यूटरी या उससे हायर ऑर्गन जो इसे कंट्रोल करते हैं TSH द्वारा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तभी ये समस्या हो रही है। इसमें भी जो वजह है वो थायराइड के बाहर सेंट्रल ऑर्गन में होती है, लेकिन इसमें उसका इफेक्ट उल्टा होता है। इसमें वैसी बीमारियां होती है जिसका असर TSH हार्मोन पे स्टिमुलेशन का होता है और TSH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाता है। जबकि पहले हमने बात किया था हाइपो में, उसमें ये TSH का सिक्रेशन लो हो जाता था, यानी या तो इसमें TSH सिक्रेटिंग पिट्यूटरी एडिनोमा होता है जिसमें पिट्यूटरी में गांठ हो जाती है, जिस वजह से TSH का सिक्रेशन अधिक होता है। उसके स्टिमुलेशन की वजह से T3 T4 भी हाई होते हैं। या तो थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी के दौरान ऐसे रिपोर्ट आते हैं। कुछ ड्रग्स जैसे कि हेपेरिन की वजह से भी ये रिपोर्ट आ सकते हैं। और कुछ नॉन थायराइडल बीमारियां हैं जिसमें कुछ साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स भी आते हैं जिसमें इस तरह के रिपोर्ट मिलते हैं। नियोनेटल पीरियड में भी यह रिपोर्ट हम देख सकते हैं। और थायराइड हार्मोन के ट्रांसपोर्ट या मेटाबॉलिज्म में कुछ तकलीफ होती है, डिसऑर्डर होते हैं, तो भी इस तरह के रिपोर्ट आ सकते हैं। तो ये आपको क्लियर होता होगा, इसलिए मैं इसको माइंड मैप के जरिए आसान बता रहा हूँ।
सब शब्द थोड़े बहुत सेम लगते हैं, तो इसको ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप देख सकते हो। देखिए क्लियर है, एक तो T3 T4 लो होगा या तो हाई होगा, या भी तीसरी पॉसिबिलिटी ये नॉर्मल होगा, और इसके साथ में TSH लो होगा या तो TSH हाई या नॉर्मल हो सकता है। तो ये हमने पॉसिबिलिटीज 6 तरह की यहाँ हमने डिस्कस की। यहाँ 4 दिख रही है, लेकिन ये सेकंड वाले में डबल है और ये फोर्थ वाले में भी दोनों साथ में है, इसलिए 6 पॉसिबिलिटीज हो गई। अभी हम 7 पॉसिबिलिटीज को देखते हैं, जिसमें T3 T4 नॉर्मल है और TSH में फिर से 3 पॉसिबिलिटीज है, या तो इनके साथ में TSH अकेला हाई होगा, ये दोनों तो नॉर्मल है, तो अभी T3 T4 नॉर्मल है और TSH हाई है। तो ये सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की अवस्था है, जिसमें पूरी तरह ये क्लिनिकली बीमारी मैनिफेस्ट नहीं हुई है, वो सब क्लिनिकल अवस्था में है, लेकिन जल्दी ही होने की संभावना है। इसलिए यहाँ पर ही हमें सजग हो जाना चाहिए और जल्दी ही इसकी जड़ों पे काम करके इसको रिवर्स कर लेना चाहिए, तो ये थोड़ा आसान होगा। तो ऐसी सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म की अवस्था में इस तरह के रिपोर्ट आते हैं, या तो पुअर कंप्लायंस विद थायरोक्सिन होता है तो भी ऐसे रिपोर्ट आते हैं, या तो ये थायरोक्सिन का माल एब्जॉर्प्शन होता है तो ऐसे रिपोर्ट हमें मिल सकते हैं। और नेक्स्ट जो है वो है T3 T4 नॉर्मल है लेकिन TSH लो आप बता रहे हैं, तो ये सब क्लिनिकल हाइपरथायरॉयडिज्म में होता है। या तो फिर रिसेंट ट्रीटमेंट हाइपरथायरॉयडिज्म के लिए हम लेते हैं तो उसमें भी ऐसे रिपोर्ट आ सकते हैं, या कुछ ड्रग्स है जैसे स्टीरॉइड, डोपामिन, वो अगर चालू हो तो भी ऐसे रिपोर्ट आ सकते हैं। और जो आखिरी अवस्था है जिसमें T3 T4 नॉर्मल है और TSH भी नॉर्मल है, ये अवस्था को हम क्या कहेंगे? यही तो सभी का गोल है और सभी का मकसद है, और इसलिए ये ऑल इज वेल है। तो यही हमें चाहिए और यही होना चाहिए, ये सबसे बेस्ट है। तो इसी के लिए हम सब कार्य करेंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको ये माइंड मैप की वजह से ये कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक समझने में भी आसानी हुई होगी। तो मैं ये माइंड मैप को पूरी तरह से यहाँ ओपन कर रहा हूँ। ये पूरी स्क्रीन में आना मुश्किल है, तो अगर देखिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल के अगर आपको ये साथ में देखना है, समझना है, तो आप समझ सकते हो, जिसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अभी हम थायराइड और थायराइड के फंक्शन को एकदम सिंप्लीफाइड तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। थायराइड यह एक बटरफ्लाई शेप की ग्लैंड है जो हमारी नेक में, जो हमारी कार्टिलेज है उसके ऊपर रहती है, और इसका मेन काम है T3 और T4 यह 2 हार्मोन का सिक्रेशन करना, जो हमारे शरीर के हर एक कोशिका, सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन के लिए बहुत ही यूजफुल कार्य करते हैं, उनके मेटाबॉलिज्म में मदद करते हैं। इसके बगैर हमारे हर एक सेल्स का कार्य अधूरा होता है। इसलिए T3 T4 का नॉर्मल होना बहुत ही हमारी हेल्थ के लिए जरूरी है। लेकिन ये T3 T4 का सिक्रेशन किस आधार पे थायराइड करती है? तो इसका एक बॉस होता है जिसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड इस थायराइड के T3 T4 के सिक्रेशन को और प्रोडक्शन को कंट्रोल करती है। तो इसका कंट्रोल करने का जो मैकेनिज्म है, तो ये एक उसके पास मैसेंजर है TSH नाम का, उसके थ्रू सिग्नल भेज के ये कंट्रोल होता है। लेकिन ये निर्णय पिट्यूटरी खुद अपनी मर्जी से नहीं लेती कि कभी भी बढ़ाना है, कम करना है। तो इसके लिए भी एक सिस्टमेटिक एक सिस्टम बनाई गई है। अगर हमारे ब्लड में T3 या T4 का जो लेवल है वो कुछ पर्टिकुलर लेवल से कम हो जाता है, लो होता है, तो ये पिट्यूटरी को सिग्नल्स जाता है कि T3 T4 का लेवल ब्लड में कम है, यानी T3 T4 द्वारा पिट्यूटरी को सिग्नल गया कि हमारा लेवल कम हो गया है। तो उस अवस्था में पिट्यूटरी ने TSH हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ा दिया और थायराइड ग्लैंड को बोला कि तुम T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ा दो। T3 T4 का सिक्रेशन थायराइड ने बढ़ा दिया, और जैसे धीरे धीरे T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ने लगा और एक लेवल के आगे गया, तो फिर से कंट्रोल होना भी जरूरी है। तो ऑटोमेटिक तरीके से T3 T4 द्वारा पिट्यूटरी को सिग्नल्स जाता है कि अभी बस हमारा लेवल बढ़ चुका है, तो वो फिर से पिट्यूटरी को सिग्नल्स दिया जाता है कि अभी TSH द्वारा ही कि अभी प्रोडक्शन को रोक दो, इनफ हो गया है। तो थायराइड फिर से T3 T4 के सिक्रेशन को स्टॉप कर देता है और इस तरह बैलेंस बना रहता है। यह है अद्भुत कंट्रोल सिस्टम जो अपने आप ही हर चीज कंट्रोल होती है जो एक लेवल पे आने पे, और ये है नेचुरल इसकी ये कंट्रोल मैकेनिज्म। कितना बेस्ट है ये कुदरत का क्रिएशन। तो ये सब नॉर्मल अवस्था में अपने आप बहुत ही बेस्ट चलते रहता है, जहाँ तक इसे हम अननेचुरल तरीके से डिस्टर्ब नहीं करते। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर अवश्य करें।
और अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो नीचे के लाल बटन को दबाकर कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी अवश्य दबाएं, क्योंकि मेरे हर नए वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता चले। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेल्दी, ग्रो हैप्पी।